Hello everyone, this is Shraddha Shukla, your legal mentor on legal studies. Today I'm starting the series of Indian Contract Act 1872. Today's topic is meaning and kinds of contract, which is the topic of BA LLB third semester. I'm going to keep this video bilingual so that Hindi medium students and English medium students will be benefited. So without wasting any more time, I'm starting. I have taken a reference of BEAR Act for the explanation of this topic. So the meaning of contract in the BEAR Act or in Indian Contract Act is agreement which is enforceable by law, that is contract. Now here there are two very important words, that is agreement and enforceable, because the definition was agreement enforceable by law is a contract. अब मैं आपको इसे हिंदी में समझाती हूँ. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हर वो एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल, हर एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल हो लॉ के द्वारा जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होते हैं वही बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट. इससे ये पता चलता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट तो है, पर हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ एक और कंडीशन है और वो है एनफोर्सिबिलिटी. एनफोर्सिबिलिटी किसी भी चीज़ में तब आती है जब वो वैलिड होती है या वो लीगल होती है. अगर वो चीज़ लीगल नहीं है और वो वैलिड नहीं है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में, तो वो इनवैलिड हो जाती है, वो इनएनफोर्सिबल हो जाती है. तो जो चीज़ एनफोर्सिबल नहीं है वो अनलॉफुल होती है. हेंस यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, मैंने दोनों कीवर्ड्स भी लिख दिए हैं. और एग्रीमेंट को मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ. एंड माई अपकमिंग वीडियोज आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ एग्रीमेंट बिकॉज दिट इज़ अ सेपरेट टॉपिक इन आवर सिलेबस. तो फॉर नाउ मैं आपको बताऊँ कि एग्रीमेंट क्या होता है. P plus C constitute agreement. Now what is P? Here P plus C means there should be a promise and there should be a consideration. Promise तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है, पर यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन कोई अमाउंट हो सकती है और या कोई गुड हो सकता है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, वो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है. सो द प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीमेंट. ओके, आपको समझ में आ गया होगा. और कॉन्ट्रैक्ट के में जो एग्रीमेंट का इन्फोर्सिबल इसलिए होना चाहिए कि इफ वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, so the another party can file a law or a suit against that party who was failed to fulfill the requirement and the conditions of the agreement. मतलब enforceable इसलिए होना चाहिए एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ताकि अगर कोई एक पार्टी ब्रीच करती है या फिर वो फुलफिल नहीं कर पाती है जो भी कंडीशंस एग्रीमेंट में दी हुई हो, उसके अगेंस्ट जो पार्टी हो वो जाके पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में जाके एक फाइल या फिर एक सूट उनके अगेंस्ट फाइल कर सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 2H में मेंशन है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, प्रोमिनेंटली देयर आर 6 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में है? यू विल फाइंड द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 9 and 10. नाउ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आर दोज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द terms and conditions are specifically stated either verbally or in a written form. Basically, in short, if I say where the words are used. Yes, where the words are used. You can see I have written the verbal or written. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हो सकते हैं, वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है. दोनों में ही वर्ड्स का यूज़ हो रहा है नहीं? हम अगर कुछ बोलते हैं तो भी हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. अगर हम कोई रिटन फॉर्मेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा हो जाएगा एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें भी हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट. कैसा कॉन्ट्रैक्ट? एक लीज कॉन्ट्रैक्ट. ये हो रहा है टेनेंट और ओनर के बीच में. ओनर कौन? वो हो सकता है लैंडलॉर्ड हो सकता है, या फिर मैं अगर
बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक मकान मालिक और किराएदार के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स होती हैं वो एकदम क्लियरली स्टेटेड होती हैं। अब वो क्लियरली स्टेटेड टर्म्स क्या हो सकती हैं, लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं एक ओनर हूँ, मेरा घर है और मैं एक घर को ओन करती हूँ और एक किराएदार आता है, वो मुझसे कहता है कमरा लेने के लिए, तो मैं उससे बताऊँगी कि हाँ कंडीशंस ये हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करनी होगी रूम की, और दूसरा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, तीसरा हो सकता है कि मैं उससे मेंटेनेंस भी लूँ, और तीसरा हो सकता है कि मैं उससे वाटर टैक्स भी लूँ। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो मेरे और उस किराएदार के बीच में एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मैं एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकती हूँ, तो वो हो गया एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट। और मोस्टली जब हम नॉर्मली कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें भी हम ये सारी चीज़ें मतलब कम्युनिकेट करते समय बता देते हैं। तो ये जो हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हुए बताते हैं वो हो गया हमारा वर्बल, और जो हम एक रिटन मतलब फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, वो हो गया रिटन फॉर्म। दोनों में ही वर्ड्स का यूज हुआ है। सेकेंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी सेक्शन 9 और 10 में आप देखेंगे क्या होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंडक्ट, हमारे एक्शन से पता चलता है। यहाँ पे कोई भी वर्ड का यूज नहीं होता है, ना ही वर्बल होता है, ना ही ये रिटन होता है। ये हमारे बिहेवियर पैटर्न पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शॉप। आई वेंट इन अ शॉप एंड आई टुक सम ग्रोसरी इन माय पॉकेट एंड आई वाज लुकिंग सम अदर आइटम्स एज वेल। वहाँ पे मेरे और उस शॉप ओनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इम्प्लाइड हुआ। मैं वहाँ गई, ना ही मैंने उनसे कोई बात की, ना उन्होंने मुझसे कोई बात की, ना उन्होंने मुझसे कोई किसी चीज़ पे साइन करवाया रिटन फाइल पे। ओके, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ हमारे बीच में नहीं हुई, बट हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि मैंने जो सामान लिया उसके लिए मैं उन्हें पे करूँगी और वो मुझे बदले में वो आइटम देंगे। तो ये हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि होता क्या है कि जब हम ऑटो से आते जाते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बस। हम खड़े हुए हैं रोड साइड पर और वहाँ पे एक बस आती है। बस आई, वो बस रुक गई, मैं एंटर कर गई और वो बस लेके मुझे चली गई। वहाँ पे ना मैंने कुछ कहा, ना उस बस ड्राइवर ने मुझसे कुछ कहा, बट हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो मुझे एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक की, और उसके बदले मैं उन्हें उनका जो भी प्राइस होगा मैं वो दूंगी। तो यहाँ पे हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, कोई वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, बट हाँ यहाँ पे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो हमारे कंडक्ट, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंडक्ट, बिहेवियर या फिर एक्शन पर डिपेंड करे वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ थर्ड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यू विल सी इन सेक्शन 2G, और ये क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एनफोर्सिएबल। ओके, नॉट एनफोर्सिएबल। एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दिखा दूँ। एग्रीमेंट सब्जेक्ट इज इलीगल। ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और मैं आपको बताती हूँ कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, हर वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल नहीं है। ओके, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एनफोर्सिबल नहीं होती। जैसे एग्जांपल ऑफ अ ड्रग डीलर। ओके, एक ड्रग डीलर है, वो लोकल्स को देता है ड्रग्स। ओके, वो ड्रग सप्लाई कर रहा है लोकल्स को। तो क्या ड्रग ऐसे सप्लाई करना इन जनरल कोई इज लीगल? नो, इट्स नॉट लीगल। ओके, ये लॉ की नज़र में अनलॉफुल है कि कोई भी ऐसे ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये अनलॉफुल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ओके, यही कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये नॉट एनफोर्सिबल, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, जो कि वॉइड है। जो भी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, जो भी चीज़ें लॉ ने प्रोहिबिट कर रखी है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, ड्रग्स। अगर इन केस जो लोकल्स हैं वो ड्रग डीलर को पैसा नहीं देते, तो क्या वो ड्रग डीलर कहीं जाके एक कोई सूट फाइल कर सकता है उन लोकलाइट्स के अगेंस्ट? नहीं, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो इनफोर्सेबल ही नहीं है, वो तो अनलॉफुल है, उनका सब्जेक्ट ही अनलॉफुल था, वो पूरी तरह से इनवैलिड था। तो इस केस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। सो ये था हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 2I। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज वैलिड बट कैन बी वॉइड। ये वैलिड तो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, बट ये वॉइड हो जाते हैं।
अब ये void कैसे हो सकते हैं, जो कि अब आपको लग रहा होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वो void कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का घर है, ओके, एक घर है किसी का और वो अपने घर को बेचना नहीं चाहता है, बट उस पर अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए कि वो जो इंसान उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो लॉफुल है कि कोई भी अपना घर कभी भी बेच सकता है या खरीद सकता है। लेकिन क्या ये सही है कि किसी को ज़बरदस्ती उसके घर को बेचने के लिए उसे कहा जाए कि आप अपना घर बेचें और वो भी मुझे? ऐसा अनलॉफुल है, ये बिल्कुल ही गलत है। भले ही सब्जेक्ट उसका लॉफुल है बट ये जो एक्टिविटी है पूरी ये तो गलत थी। तो ये हो सकता है कोएरिशन में भी होता है ऐसा कि जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कोएरिशन का ही एग्जांपल था कि एक इंसान पर जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। तो यहाँ होता क्या है कि हमेशा जो एक पार्टी है, इफ देयर इज अ वन पार्टी हु इज नॉट विलिंगली साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट that party signed the contract in the pressure of coercion, that party has a chance to void the contract anytime. So that is what a voidable contract is all about. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रिक कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि ऐसा ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कि कोई रजिस्ट्री हो रही है घर की और वहाँ पे जो रजिस्ट्री हो रही है घर की, उस घर पे लोन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लोन हो सकता है, कोई भी लोन हो सकता है, उस घर पे लोन है। तो जो बायर है उसको ये बात बताई नहीं जाती कि इस घर पे लोन है, और उसे पूरी इन्फॉर्मेशन बिना दिए हुए उसे अगर वो सेल कर दिया जाता है वो हाउस, तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसे मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसे पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई थी। तो ये हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Fifth one is unilateral contract. Unilateral contract is mentioned in section 2F. Only one party can make a promise. In this, what happens is that there is a one party who makes a promise, because that at the time of contract, only one party, the party who is proposing the agreement or a contract, only he knows that I am the proposer, but he doesn't know that who is going to be that another party. Okay, आप पता ही नहीं है कि सेकंड पार्टी है कौन सी। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ही प्रॉमिस करती है। मैं एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल है आई रिवॉर्ड फॉर अ मिसिंग। अब कई बार आपने देखा होगा कि कई जगह वॉल पर ऐसा पोस्टर लगा होता है जहाँ पे लिखा होता है मिसिंग, और एक पर्सन की फ़ोटो बनी होती है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है कि कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पर अगर आपको ये पर्सन कहीं दिखता है। अगर आपको ये पर्सन कहीं दिखता है और आप हमें बताते हैं तो यहाँ, और ये पर्सन हमारे तक पहुँच जाता है, अगर ये वो इन्फॉर्मेशन सही होती है तो हम आपको 5 लाख रिवॉर्ड में देंगे, या फिर जो भी रिवॉर्ड में चीज़ दी होगी वो हम आपको देंगे। तो यहाँ पे एक पार्टी है, जो पार्टी फर्स्ट है, जो प्रपोजल दे रहा है, वही सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा एज अ रिवॉर्ड, जो इस व्यक्ति को, उस पर्सन को मुझ तक लाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक पार्टी है, वहाँ पे जो अनदर पार्टी है उसका पता नहीं है, तो वो जो भी उस कंडीशन को फुलफिल कर देगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंड पार्टी। लेकिन वो अभी तब तक पता नहीं है, आप वहाँ पे क्या हो गया, उसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये हो गया यूनिलैटरल, जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ही प्रॉमिस करता है। नाउ लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। Bilateral contract is mentioned in section 2E and 10. In this, both parties make promise. What happens is that in the bilateral contract, both the parties make a exchange promises that if you will do so, then I will do this. Okay? If you will do so, then I will do this. Or if you will give me this, then in return I will give you this. Let me explain you with the help of example. That example is contract to buy a goods. Goods को buy करने का होता है कि मैं कहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्टैक्ट किया, ओके, या फिर लेट मेक इट इवन मोर सिंपल, एक डिलीवरी बॉय है, ओके, एक शिपमैन है जो कि घर आता है और वो डिलीवरी देता है। ओके, आप सभी लोग ऑनलाइन आजकल शॉपिंग करते हैं, आप लोग पता होगा। तो हम लोग के बीच में क्या हो गया कि वो जो पर्सन डिलीवरी लेकर आ रहा है, जो भी मटेरियल है,
वो मुझे वो मटेरियल देगा और इन रिटर्न मैं उन्हें क्या दूंगी, इन रिटर्न मैं उन्हें उस मटेरियल का जो प्राइस है वो दे दूंगी। तो यहाँ हम दोनों ही प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो प्रोवाइडर है वो मटेरियल देगा और इन एक्सचेंज मैं उस प्रोवाइडर को वो उस मटेरियल का क्या दूंगी, मैं उस प्रोवाइडर को उस मटेरियल का अमाउंट दे दूंगी। तो यहाँ पे प्रॉमिस दोनों ही कर रहे हैं, यहाँ बाईलैटरल है, दोनों ही प्रॉमिस कर रहे हैं। वो जो फर्स्ट पार्टी जो प्रोवाइडर है वो क्या कर रही है, वो कर रही है कि मैं आपको डिलीवर करूंगा आइटम, और मैं क्या प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप डिलीवर करेंगे, मैं आपको इसका पैसा दूंगी, अमाउंट दूंगी। So this video is finished now. If this video has been helpful to you, so please like, share, subscribe, and thanks for watching my video.